हेलो हाय नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। आपके साथ मैं हूं दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मनुजाला दी बोनस की खास पेशकश शक्ति की समृद्धि। देखिए, महिलाओं और गोल्ड का रिश्ता सिर्फ ज्वेलरी तक सीमित नहीं रह गया है। भारत में गोल्ड सुरक्षा, सम्मान और फ्यूचर की बचत का भी प्रतीक माना जाता है। सावन के महीने में ये रिश्ता और मजबूत हो जाता है। क्यों? क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान सोना खरीदना शुभ माना जाता है। दूसरी तरफ इस समय शादी ब्याह का सीजन नहीं होने से बाजार में मांग जो है कंपैरेटिवली कम रहती है और कई बार कीमतों में नरमी भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन आज के दौर में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ शुभ मुहूर्त का नहीं है, बल्कि सही निवेश का भी है। क्या महिलाओं को ज्वेलरी खरीदनी चाहिए या फिर गोल्ड ईटीएफ खरीदना चाहिए? क्या गोल्ड फंड ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकते हैं? ज्वेलरी खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें, किन तमाम चीजों को जो है एक बार लिस्ट बनाकर नोट करके चले, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे आज के शो में आपके लिए। और क्या क्या आपको बता देते हैं। देखिए, ऑन द शो आपके लिए है कि सावन में गोल्ड खरीदना क्यों शुभ माना जाता है। सबसे पहले तो इसी पर बात करेंगे जो हमने बात कही। आप सोच रहे होंगे अक्षय तृतीया, धनतेरस ऐसा समय है जब गोल्ड खरीदा जाए, लेकिन सावन में गोल्ड खरीदना क्यों शुभ माना जाता है, इस पर आज चर्चा करेंगे थोड़ी सी हमारी गेस्ट के साथ। महिलाओं के लिए गोल्ड कितना जरूरी निवेश है, इस पर भी बात होगी। महिलाएं अक्सर गोल्ड को लेकर थोड़ी सी ज्यादा इमोशनल भी रहती हैं। साथ ही ज्वेलरी, गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड फंड, इनमें से क्या आपको चुनाव करना चाहिए अपने लिए, अपने निवेश के लिए। गोल्ड खरीदते समय किन गलतियों से आपको बचना चाहिए। आप सोच रहे होंगे गोल्ड खरीदते समय क्या गलती हो सकती है, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना जरूरी है। गोल्ड ज्वेलरी में ठगी से बचने के उपाय क्या हैं आपके पास, आपको प्योरिटी की टेंशन ना हो, आपके साथ किसी तरीके की ठगी ना हो, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। और 2026 के अंत तक गोल्ड का आउटलुक क्या है, इस पर भी आज की गेस्ट से हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं लखनऊ की रहने वाली नेहा मिश्रा की कहानी पर। लखनऊ की रहने वाली 34 वर्षीय नेहा मिश्रा हर साल सावन में सोने की ज्वेलरी खरीदती हैं। इस बार उनका बजट 1 लाख रुपए है। परिवार चाहता है कि परंपरा निभाने के लिए ज्वेलरी खरीदी जाए, लेकिन नेहा चाहती हैं कि ये पैसा भविष्य में भी बेहतर रिटर्न दे। अब उनके सामने सवाल है कि पूरा पैसा ज्वेलरी में लगाएं, कुछ हिस्सा गोल्ड ईटीएफ में निवेश करें या दोनों का संतुलन बनाएं। साथ ही उन्हें ये भी समझना है कि ज्वेलरी खरीदते समय हॉलमार्क, मेकिंग चार्ज और शुद्धता की जांच कैसे करें ताकि भविष्य में नुकसान ना हो। चलिए, नेहा की तरह आप भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकती हैं। गोल्ड में क्या कुछ आपकी रणनीति होनी चाहिए, तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर रनिशा चनानी, हेड ऑफ रिसर्च ऑगमोंट। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मैम हम ये जानना चाहेंगे, जो छोटी सी हमने कहानी दिखाई नेहा नाम की लड़की की, लखनऊ की रहने वाली है। नेहा का सवाल कितना जरूरी है, त्योहार पर गोल्ड खरीदने से पहले सही विकल्प चुनना क्यों जरूरी हो जाता है? हम सीधा जाएं शॉप में खरीद लें गोल्ड की अंगूठी या फिर चेन खरीद लें या फिर पेंडेंट खरीद लें, उससे पहले तमाम विकल्प खंगालने कितने जरूरी है? जी दिव्या, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि गोल्ड कितना जरूरी है हमारी सोसाइटी में। देखा जाए तो गोल्ड सिर्फ एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, बट एक ये कल्चरल इन्वेस्टमेंट भी है इंडिया में। एंड देखा जाए तो एक ये स्टेटस सिंबल है और एक इंट्रिंसिक पार्ट है हमारी इंडियन सोसाइटी का। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो पुरानी वैल्यूज हैं उसे कंटिन्यू किया जाए, या फिर जो आजकल की स्मार्ट वुमेन है वो अपने नई तरीके से इन्वेस्ट करें गोल्ड में। तो आई थिंक दोनों तरीके से हमें देखना चाहिए कि यस, श्रावण मंथ में हम देखते हैं कि फुटफॉल्स कम हो जाते हैं ज्वेलर्स के पास, तो वो काफी डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं मेकिंग चार्जेस में। तो कंपैरेटिवली आपको बहुत ही कम रेट में गोल्ड मिल सकता है, जो मेकिंग चार्जेस अराउंड 10 to 25% जितनी होती है, उसमें 50%, 70%, 80% तक भी डिस्काउंट मिलते हैं। तो यस, ये एक अच्छा मौका है क्योंकि आपको कम मेकिंग चार्जेस पे करनी पड़ी अगर आपको ज्वेलरी खरीदने का इरादा है। शादी ब्याह है घर में तो ये बहुत अच्छा मौका है, आप खरीद सकते हैं। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आई वुड डेफिनेटली से कि स्मार्ट बनिए और गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है। वैसे मैम, महिलाओं की अगर बात करें, खासकर कि महिला ग्राहक की या फिर महिला इन्वेस्टर की बात करें, महिलाओं के लिए गोल्ड को सबसे ज्यादा वित्तीय सुरक्षा के लिहाज से मजबूत साधन क्यों माना जाता है? मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिहाज से महिलाओं के साथ जब गोल्ड को हम कनेक्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा मतलब क्यों इसकी मजबूती दिखती है हमें?
कई सालों से कई ऐसे एसेट क्लास हैं जहां पर महिलाएं इन्वेस्ट करती हैं, बट जो सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि जो लिक्विडेट किया जा सकता है ड्यूरिंग बैड टाइम्स, और जो एक स्त्री धन है वो सिर्फ एक गोल्ड ही है, जो सालों सालों से 5,000 सालों से हम गोल्ड को यूज करते आए हैं। तो और कोई ऐसा एसेट क्लास नहीं है जो इतना जल्दी लिक्विडेट हो पाए, और जो हमें इमरजेंसी में बैड टाइम्स में यूज हो पाए। सो आई थिंक दैट इज द मेन रीजन गोल्ड की इतनी इम्पोर्टेंस है इंडियन सोसाइटी में, एंड ये आगे भी चलती रहेगी। भले ही कई डिजिटल मेथड्स आ जाए इन्वेस्टमेंट के, बट जो फिजिकल लगाव है गोल्ड के लिए वो कम नहीं होगा। ठीक है। वैसे मैम अगर हम अभी कीमतें देखें, आप कैसे देख रहे हैं? एक तो अभी गोल्ड के भाव को निवेश का अच्छा मौका अभी है या इंतजार करना चाहिए? अगर मैं आज के एमसीएक्स के भाव देखूं, 1,45,000 के आसपास जो है आज गोल्ड है। जी बिल्कुल, इस साल हमने देखा है कि गोल्ड प्राइसेस ऑलमोस्ट 25% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, जो ऑलमोस्ट 1,80,000 का लेवल हमने जनवरी में देखा था, उससे गिर के अभी 1,45,000 तक जा चुकी है। एंड नीचे में हमने लास्ट मंथ इनफैक्ट 1,40,000 तक की भी लेवल्स देखे थे। क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस काफी बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंसर्न्स है मार्केट में, एंड उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की आशंका है। ये एक पूरा साइकिल है, इकोनॉमिक साइकिल है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि प्राइसेस में दबाव आया है। तो यस, दिस इज अ वेरी गुड टाइम जहाँ पे आपको अच्छा मौका मिला है। प्राइसेस करेक्ट हुई है लास्ट ईयर, इतना 65% बढ़ने के बाद एक अच्छा करेक्शन आया है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो वापस आपको शायद ना मिले। तो यहाँ पे आपको जरूर इसका फायदा लेना चाहिए। एनी मीन्स यू वांट, फिजिकल टर्म्स में, डिजिटल टर्म्स में, जैसे आपको बाय करना है जरूर बाय कीजिए। ठीक है मैम। वैसे अगर अभी अगर बाय करते हैं, हमारी जो महिला निवेशक हैं, जो भी अभी भाव चल रहा है 1,45 से 50 की रेंज में जो चल रहा है, 2026 के अंत तक अगर मैम मैं बात करूँ, इस साल के एंड तक आप गोल्ड की जो कीमत है उनमें किस तरीके का आउटलुक देख रही हैं? कहाँ तक जा सकता है? मुझे लगता है कि गोल्ड की प्राइसेस यहाँ से 15 से 20% जितनी और बढ़ सकती है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। मतलब नेक्स्ट 4-5 महीनों में हम प्राइसेस को 15-20% बढ़ते हुए देख सकते हैं। जो 1,45,000 है वो बढ़ के 1,65,000 से 1,70,000 तक के हम लेवल्स देख सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में। बिकॉज जो नेगेटिव न्यूज है, ऑलरेडी प्राइसेस में डिस्काउंट हो चुका है, एंड आई थिंक द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। जो भी नेगेटिविटी आनी थी, प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, मार्जिन कॉल प्रेशर था, या इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से प्राइसेस नीचे आई, वो सारा का सारा प्राइसेस में डिस्काउंट हो चुका है। अभी जो भी न्यूज आएगी वो पॉजिटिव तरीके से हम देखेंगे प्राइसेस में इम्पैक्ट करेगी। एंड ये लेवल्स पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं वर्ल्ड में जो अभी भी अंडर इन्वेस्टेड हैं। यूएस में आप देखिए तो अभी भी इन्वेस्टमेंट इज जस्ट 2 to 5%। एलोकेशन जो है बहुत कम है। ग्रेजुअली लोग इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं गोल्ड का एंड अपना एलोकेशन बढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा मौका रहेगा। अगर प्राइसेस यहाँ पे 1,45,000 के ऊपर सस्टेन करती है तो आई थिंक 1,60,000, 1,70,000 इज ऑन द कार्ड्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। और मैम ये जो हम रिकॉर्ड ऊंचाई वाला ग्राफ चला रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, 1,80 वाला जो भाव था गोल्ड ने जनवरी में टच किया था इसी साल, ये वाला जो लेवल है, इस पर पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लग जाएगा या फिर इसको सरपास करने में? मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर हम ये लेवल्स आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली गोल्ड का इम्पोर्टेंस जो है, एलोकेशन जो है वो बढ़ ही रहा है। यूएस के जिस तरह के डेट लेवल्स हैं, डी डॉलराइजेशन के जो इश्यूज चल रहे हैं, उस तरह से हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स बहुत ही ज्यादा एक्टिव है गोल्ड को बाय करने में। एंड ये साल थोड़ा मिला जुला रह सकता है। नेक्स्ट ईयर हम फिर से प्राइसेस को अच्छी रैली करते हुए देख सकते हैं। एंड मे बी नेक्स्ट 3 इयर्स मुझे लगता है कि प्राइसेस यहाँ से डबल भी हो सकती है। तो नेक्स्ट ईयर यस, वी कैन सी द लेवल्स अबव 2 लाख, एंड मे बी नेक्स्ट 3 इयर्स हम प्राइसेस को यहाँ से 3 लाख तक भी जाते हुए देख सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम फोरकास्टिंग लुकिंग एट द करंट इकोनॉमिक कंडीशंस। क्या बात है। चले ठीक है, तो मैम ने अपना प्रेडिक्शन बता दिया आपको क्या हो सकता है, किस लेवल तक हम जा सकते हैं। हालांकि सुनने में अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही
ओवर अचीवमेंट हो जाएगी या फिर बहुत ही ओवर एक्सपेक्टेशन है आप लोगों के लिए, लेकिन कुछ पता नहीं, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है, जैसे कि मैम ने कहा सेंट्रल बैंक्स की बाइंग भी लगातार चल रही है गोल्ड में, तो हो सकता है कि गोल्ड वापस अपने ऑल टाइम हाई या फिर उसको सरपास करके जो लेवल्स मैम ने बताए वहां तक भी आने वाले कुछ समय में हमें पहुंचता हुआ नजर आए। चलिए, कुछ दर्शकों के सवाल हमारे पास आए हुए हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट को लेकर ही, एक एक करके पिक करते हैं। प्राची शर्मा का सवाल सबसे पहले लेंगे, मेरठ से इन्होंने सवाल भेजा है, कह रही मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, क्या पूरा पैसा मुझे गोल्ड में लगा देना चाहिए? 2 लाख रुपए और इतना ही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि तभी उन्होंने लिखा है पूरा पैसा। रनिशा मैम, क्या पूरा अमाउंट गोल्ड में लगा दें या फिर क्या करें, कैसे एलोकेट करें? एज फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह अगर मैं आपको सलाह दूं तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो गोल्ड का जो प्रपोर्शन है जहां पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, जिसे बोलते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, जो मैक्सिमाइज होते हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो वो अगर आप 20 to 25% गोल्ड को अलोकेट करते हैं तो वो सबसे बेस्ट रिटर्न्स आपको मिलते हैं। बाकी आपको हाई रिस्क एसेट क्लासेस में आप डाल सकते हैं अपना पैसा। तो मे बी यू कैन से कि 60% आपने इक्विटीज में डाला, 20% गोल्ड में डाला, 20% आपने डेट के प्रोडक्ट्स में डाला। सो दिस इज द आइडियल एलोकेशन जो नॉर्मली लोग करते हैं। सो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि 20% के आसपास आप गोल्ड में डालिए एंड 60% इक्विटी एंड 20% इन डेट। ये एक आइडियल एलोकेशन रहता है। ठीक है मैम। तो मैम ये जो 20% गोल्ड है कैसे डालें? गोल्ड ETF, गोल्ड फंड ऑफ फंड या फिर एक म्यूचुअल फंड की कैटेगरी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, किस जरिए से जाएं या ज्वेलरी खरीदने कैसे? जैसे मैंने कहा कि अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखें तो आपके जो मार्केट साइकिल्स हैं उसमें आपको इम्पैक्ट बहुत कम पड़ेगा। तो वैसे ही गोल्ड के अंदर भी आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जो 20% मैं बोलूँ गोल्ड में डालना चाहिए, उसमें भी आप हर तरीके से बाय कीजिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो देन यू कैन गो फॉर गोल्ड ETFs एंड डिजिटल गोल्ड। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप गोल्ड फंड से स्टार्ट कर सकते हैं। ये हुआ डिजिटल इन्वेस्टमेंट। 50% मैं कहूंगी आप डिजिटली इन्वेस्ट कीजिए एंड 50% फिजिकल इन्वेस्ट कीजिए, जो ज्वेलरी फॉर्म में हो, आप उसे कंज्यूम कर पाए, फ्लॉन्ट कर पाए, यूज कर पाए। तो 50-50 मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ, 50% इन फिजिकल फॉर्म, 50% इन डिजिटल फॉर्म। एंड डिजिटल फॉर्म में आपके पास 2 तरीके हैं, गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है, अगर डीमेट अकाउंट है तो सिर्फ गोल्ड ETFs, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिजिटल गोल्ड एंड गोल्ड फंड्स, ये 2 ऑप्शंस हैं अभी आपके पास। ठीक है मैम, अगले सवाल पर बढ़ेंगे। श्वेता झा के पटना से कह रही है हर साल थोड़ा थोड़ा सोना खरीदती हूँ, क्या ये निवेश की सही रणनीति मेरे लिए है? मैम एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा मतलब SIP टाइप की बाइंग है, क्या गोल्ड में ये रणनीति जो है ठीक है या फिर इकट्ठा एक मुश्त ही खरीद लें? This is the best investment strategy, I would say, absolutely. SIP की तरह आप अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एवरेज बाइंग प्राइस जो है वो बहुत ही रीजनेबल अच्छा बनता है। एंड जब मार्केट साइकिल्स की वजह से प्राइसेस नीचे आती है तो आप नीचे में भी एवरेज कर पा रहे हैं। तो ग्रेजुअली आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो बहुत ही अच्छा बनेगा ओवर द इयर्स। अगर आप लॉन्ग टर्म इसे होल्ड करते हैं नेक्स्ट 3 इयर्स 4 इयर्स तो आप देखेंगे आपका बहुत ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स मिलेंगे। आई वुड रादर एडवाइस लमसम जाने से अच्छा SIP इज द बेस्ट मेथड। हर महीने करें SIP, वो सबसे बेस्ट है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट क्वार्टरली और ईयरली करना इज ऑल्सो अ गुड थिंग। ठीक है। वैसे मैम जो ऐसी महिलाएं हैं जो भी पहली बार गोल्ड में निवेश कर रही हैं, सोने के गहने उनके पास हो सकते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट के नजरिए से फर्स्ट टाइम देख रही हैं, उन्हें किस रूट से जाना चाहिए? SIP या लमसम, चाहे छोटा अमाउंट डालें इकट्ठा डाल दें, या फिर SIP के थ्रू ही जाएं और ETF में जाएं या फंड ऑफ फंड में जाएं जो एकदम न्यू इन्वेस्टर है? जी, अगर जो न्यू इन्वेस्टमेंट करना है, आपके पास ऑलरेडी ज्वेलरी है, डिजिटल वे में करना है, तो आई वुड से आपके पास डीमेट अकाउंट भी सपोज नहीं है तो गोल्ड फंड्स एंड डिजिटल गोल्ड, ये दोनों अच्छे तरीके हैं जहाँ पे आप एनी टाइम यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। गोल्ड फंड्स जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड है तो यू हैव अ विंडो कि आप 9 to 3:30 उसी टाइम पे कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड इज अ बेटर ऑप्शन जहाँ पे 24/7 विथ वेरी मिनिमल क्वांटिटी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं एज लो एज 100 रुपीज। तो वो बहुत अच्छा तरीका रहता है कि आपके पास टोकन अमाउंट से स्टार्ट करें,
थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करते रहे एंड आपको आगे आगे चल के उसकी डिलीवरी चाहिए तो आप रिडीम भी कर पाएंगे डिजिटल गोल्ड में, तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है। सो दोज वांट टू स्टार्ट, डिजिटल गोल्ड इज अ बेटर ऑप्शन आई वुड से। लेकिन मैम डिजिटल गोल्ड में अभी पिछले कुछ दिनों में सेबी की तरफ से वार्निंग भी आई थी, उसको आप कैसे कंसिडर कर रही हैं? जी, ये सेबी ने काफी बार वार्न किया है कि डिजिटल गोल्ड में रेगुलेशंस नहीं है। यस, आई वुड से दैट कि बट जो कंपनीज हैं जो डिजिटल गोल्ड ऑफर कर रही हैं उनकी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज हैं, एसआरओस हैं, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं उन्होंने। इब्जा जो है वो उनको रेगुलेट करता है। तो until SEBI and RBI comes up with their regulation, they're already doing too much things for regulating themselves. तो ऐसा कुछ टेंशन की बात नहीं है अगर आप अच्छी कंपनी में डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं। देयर आर renowned 3 companies इन इंडिया जहाँ पे आप खरीद सकते हैं। ऑकमोंट इज वन ऑफ देम। तो आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज बैक्ड। हर चीज थर्ड पार्टी ऑडिटर्स से ऑडिट होती है। एक एक जो रुपी इन्वेस्ट होता है गोल्ड में वो बैक होता है गोल्ड से। सो आई डोंट थिंक दैट इज मच प्रॉब्लम। ठीक है मैम, चले आगे बढ़ते हैं। आरती चावला चंडीगढ़ से जानना चाह रही हैं गोल्ड खरीदने का सही समय कैसे पहचाने। मैम ये सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि जैसे कि हमने शो की शुरुआत करी, सावन का महीना शुरू हो गया है। आपने भी बोला बहुत सारे ज्वेलर्स के पास फुटफॉल कम हो जाता है इस पर्टिकुलर महीने में, समय में। तो गोल्ड खरीदने का सही समय है क्या? ये कैसे कोई भी जो निवेशक है पहचाने या खरीदार पहचाने? ऐसा कुछ नहीं होता है कि सही समय है गोल्ड का अभी, या सही सीजन है गोल्ड की, या सही फेस्टिवल है गोल्ड को खरीदने के लिए। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी सेविंग्स किस तरह से हैं। अगर आपके पास जिस महीने आपको सेविंग्स हैं आप उस टाइम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एंड रादर देन कि लमसम सेविंग्स को आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, मैं एडवाइस करती हूँ कि SIP करें, वो ज्यादा बेटर रहता है। SIP आप गोल्ड ETFs में, डिजिटल गोल्ड में, गोल्ड फंड्स में, कोई भी मेथड से आप कर सकते हैं। सो दैट इज अ बेटर वे एंड देयर इज नो प्रॉपर टाइम जहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका होराइजन जो है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म रखें। एटलीस्ट 3 से 4 साल का होराइजन रखेंगे तो आपका रिटर्न्स काफी अच्छे बनेंगे। जैसे मैंने अभी भी कहा, यहाँ से प्राइसेस डबल हो सकती है नेक्स्ट 3 इयर्स में, तो एटलीस्ट 3 इयर्स का होराइजन समझ के आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तो काफी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। चलिए ठीक है, ये सलाह जो है हमारी दर्शक निधि जी के लिए निकल कर आती हुई। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अंजलि के पास। अंजलि हमारे सहयोगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा हमारे लिए लेकर आएंगे। ज्वेलरी खरीदते समय किस तरीके के अलर्ट आपको होने चाहिए, किस तरीके की चीज़ों से सावधान होना चाहिए, तमाम चीज़ें आज हमें अंजलि समझाएंगी। अंजलि बहुत शुक्रिया दिव्या। और देखिए, जब भी हम ज्वेलरी खरीदने के लिए जाते हैं हम खरीद तो लेते हैं लेकिन कुछ बातों का ध्यान हम नहीं देते हैं या फिर कहीं ना कहीं हम लापरवाही कर देते हैं। आज कुछ पॉइंट्स के जरिए इन बातों को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप किसी भी ज्वेलर की शॉप पर ज्वेलरी खरीदने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं वो चेक करने। देखिए, BIS हॉलमार्क ज़रूर देखना है और ये अब मैंडेटरी कर दिया गया है कि अब ज्वेलरी के ऊपर जो हॉलमार्क है वो होना चाहिए। इसके अलावा HUID नंबर ऑनलाइन वेरीफाई करें। ऑनलाइन वेरीफाई करने का जो तरीका है वो ये है कि इसका एक ऐप भी आता है, BIS हॉलमार्क करके एक ऐप है, उस पर आपको HUID जो नंबर है वो आपको डालना होगा। आप जो भी ज्वेलरी खरीदेंगी वहां पर एक छोटा सा जो HUID नंबर है वो आपको वहां पर दिख जाएगा। वो नंबर आप जैसे ही ऐप पर डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो ज्वेलरी है वो कितने कैरेट की है। देखिए, गोल्ड की जो शुद्धता है 22 कैरेट हो गई या फिर 18 कैरेट हो गई, वो सारी चीज़ें आपको वहीं पर पता लग जाएंगी। मेकिंग चार्ज की तुलना भी आपको करनी है कि कितने % का जो मेकिंग चार्ज है वो लग रहा है ज्वेलरी लेते टाइम। इसके अलावा टैक्स समेत पक्का जो बिल है वो भी आपको लेना है, यानी कि जो आपको बिल है वो भी आपको रिसीव करना है। कई बार जो ज्वेलर्स हैं वो मना कर देते हैं, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा बाय बैक एक्सचेंज पॉलिसी भी आपको साथ में ही समझनी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट्स की तरफ। अब ये भी हमें ध्यान में रखना है कि चीटिंग हमारे साथ तो नहीं हो रही है, हमको कैसे इससे बचना है। सिर्फ BIS हॉलमार्क वाली ज्वेलरी ही लेनी है क्योंकि ये मैंडेटरी अब कर दी गई है। कैरेट और वजन की पुष्टि भी आपको करनी है, कितने कैरेट का है। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज्वेलर ये कह देते हैं कि ये 22 कैरेट का है लेकिन वो कई बार 18
कैरेट का निकलता है, तो ये भी आपको चेक करना है। इसके अलावा कितना उसका वेट है ये आप अपनी आंखों के सामने खुद ही चेक करें। छिपे हुए चार्ज जरूर पूछ लें कि कोई हिडन चार्ज तो उसमें नहीं है। विश्वसनीय ज्वेलर से ही खरीदे ज्वेलरी, कहीं ऐसे ही आप रैंडम किसी ज्वेलर शॉप पे ना चले जाएं। इसके अलावा HUID नंबर बिल से मिलाएं, जो बिल में नंबर है, और इसके अलावा जो ऐप पर आप जो नंबर है वो भी आप चेक करिए, या जो ज्वेलरी में आपके जो नंबर दिया हुआ है उससे भी आप चेक कर सकते हैं कि सेम होने चाहिए नंबर। इसके अलावा बिना बिल खरीदारी बिल्कुल भी ना करें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कुछ ज्वेलर ऐसे होते हैं जो मना कर देते हैं कि हम बिल नहीं देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इस पे भी ध्यान रखना है कि आपको बिल ज़रूर लेना है। इसके अलावा खरीदारी से पहले कुछ ज़रूरी सवाल भी आपको पूछने हैं, जैसे कि गोल्ड कितने कैरेट का है ये आपको पूछना होगा। मेकिंग चार्ज कितना है, क्योंकि जब भी हम कोई भी गोल्ड खरीदते हैं, चाहे वो 22 कैरेट का हो गया या फिर 18 कैरेट का हो गया, तो उस पर अलग अलग ज्वेलरी पर अलग अलग मेकिंग चार्ज होता है। डिपेंड करता है कि उसका डिज़ाइन कैसा है। बाय बैक पॉलिसी क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक्सचेंज पर क्या नियम है ये भी आप अपने ज्वेलर से पूछ सकते हैं जब आप ज्वेलरी लेने के लिए जाएं। इसके अलावा क्या HUID नंबर बिल में दर्ज है, ये ज़रूर आपको चेक करना है कि जो आपकी ज्वेलरी में HUID नंबर है वो आपके बिल में भी होना चाहिए। क्या सभी टैक्स बिल में शामिल हैं, ये भी आप ज़रूर चेक करें जब आप बिल लें तो। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बिल में क्या क्या ज़रूर देखें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, BIS हॉलमार्क और HUID नंबर आपको चेक करना है। गोल्ड का जो वजन है, जो शुद्धता है, प्योरिटी है उसकी, वो भी आपको चेक करना है। मेकिंग चार्ज कितना लगाया जा रहा है ये भी आप बिल में चेक करें। इसके अलावा GST की जो राशि है वो भी आपको चेक करनी है। कुल भुगतान की जो रकम है, यानी कि कुल कितना पेमेंट आप कर रहे हैं, ये भी चेक करें। साथ ही ज्वेलर का नाम और बिल नंबर भी ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, इतना सारा डेटा आप हमारे लिए लेकर आई। और अब मैम के पास चलते हैं ये इस डेटा को लेकर। मैम, ये जो अंजलि ने तमाम पॉइंट्स बताए, एक तो आप इन्हें कैसे देख रहे हैं, इन पर आप क्या टिप्पणी करनी चाहेंगी? दूसरा, 3 सबसे ज़रूरी बातें अगर मैं पिक करना चाहूँ इसमें से आपकी तरफ से, कि गोल्ड ज्वेलरी खरीदते समय कौन सी 3 बातें जो कभी नज़रअंदाज किसी को भी नहीं करनी चाहिए? जी, अंजलि ने बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत डिटेल में समझाया कि आपको क्या-क्या डिटेल में देखना चाहिए जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं। बट इसमें से अगर 3 चीजें पिक करनी हो तो आई वुड से कि सबसे इम्पोर्टेंट है, आप ये देखेंगे जो ज्वेलर है वो BIS रजिस्टर्ड है कि नहीं। कहीं वो कोई फेक ज्वेलर तो नहीं है, तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो अगर BIS ज्वेलर है तो वो ऑब्वियसली सही ज्वेलरी खरीदेगा, और उसकी सारी ज्वेलरी जो है, हमने जैसे बात की कि BIS केयर ऐप पे चेक किया जा सकता है विद HUID, तो वो HUID देखना सेकेंडली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। HUID में आप सब कुछ जान सकते हैं, कैरेटेज कितना है एंड कहाँ से कहाँ ये ज्वेलरी ओरिजिनेट हुई है, कहाँ से कहाँ तक पहुंची है। थर्ड थिंग जो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मेकिंग चार्जेस। मेकिंग चार्जेस क्योंकि बहुत ही डिफरेंट होती है हर ज्वेलर के पास। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5% एंड इट गोज ऑन टू 25%। तो अगर आप सपोज 1 लाख का गोल्ड ले रहे हैं तो उस पर 5,000 की भी मेकिंग चार्ज लग सकती है, 25,000 की भी लग सकती है। तो इट डिपेंड्स कि उसमें कितनी कारीगरी की गई है, कितना डिटेल काम किया गया है, तो उसमें आपको कई बार डिस्काउंट मिल सकता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप बिल जरूर लें। तो ये सब चीजें अगर आप देखते हैं अच्छे से तो आई वुड से कि आपको चीट नहीं हो पाएंगे एंड आप सही ज्वेलरी खरीदेंगे। ठीक है। और मैम, मेकिंग चार्ज और वेस्टेज के नाम पर जो नुकसान होता है खरीदारों को, उससे कैसे, क्या कोई तरीका है उससे बचने का? आई वुड से कि हमेशा अपना गोल्ड को खरीदने के लिए आप बहुत ही क्लियर रहें कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीद रहे हैं कि कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं तो आप बार्स कॉइन्स खरीदे जहाँ पे मेकिंग चार्जेस बहुत ही कम होते हैं, इनफैक्ट लेस देन 5% होते हैं, और ज्वेलरी पे मेकिंग चार्जेस ज्यादा होते हैं। तो ये फिजिकल फॉर्म में अगर आप खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो बार्स एंड कॉइन्स से बेटर ऑप्शन। और अगर आप डिजिटल वे में खरीदना चाहते हैं तो जैसे हमने पहले भी बात की, डिजिटल गोल्ड आप खरीद सकते हैं, गोल्ड ETFs खरीद सकते हैं, तो आपको मेकिंग चार्जेस पे नहीं करने पड़ रहे हैं। आप कोई भी तरीके से गोल्ड खरीदेंगे आपको GST तो पे करनी पड़ेगी। और आप ETFs खरीदते हैं तो वो एक बेटर ऑप्शन है जहाँ पे आपको GST 3% नहीं खरीदनी है, बिकॉज आप फिजिकल फॉर्म में नहीं खरीद रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं। तो बी वेरी क्लियर, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना है तो गोल्ड ETFs खरीदें, बार्स कॉइन्स खरीदें। अगर कंजम्पशन के लिए खरीदना है तो आप ज्वेलरी खरीदें। ठीक है मैम, चलिए 1-2 दर्शकों के सवाल और पिक करेंगे। सोनल मिश्रा का सवाल लेते हैं वाराणसी से। ऐसे कुछ सवाल है उनका इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ। कह रही है, हॉलमार्क देखकर भी क्या नकली सोने का खतरा
रहता है? हॉलमार्क वाली ज्वेलरी खरीदने के बाद भी क्या वो सोना नकली हो सकता है, जानना चाह रही हैं सोनल मैम। जी, ऐसे कई केसेस आते हैं कि यस, जहाँ पे सिर्फ 22 कैरेट लिखा हुआ है ज्वेलरी पर एंड वो फेक भी हो सकती है। तो हॉलमार्क का मतलब होता है सिर्फ कैरेटेज नहीं, उसमें HUID भी लिखा हुआ होना चाहिए। एंड आपको वो चीटिंग से, फेक ज्वेलरी से बचना है तो BIS ने ये ऐप अपनी सबके लिए ओपन की है, जिसे कहते हैं BIS केयर ऐप। तो वो HUID अब जो ज्वेलरी पे लिखी हुई है, या फिर आप ज्वेलर से पूछ भी सकते हैं अगर आपको नहीं, विजिबल नहीं है तो वो HUID आप उस ऐप में डालेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी उस ज्वेलरी की। अगर यू आर नॉट एबल टू फाइंड दैट डिटेल्स फ्रॉम दैट HUID, तो आप अवॉइड कीजिए वो ज्वेलरी खरीदना। बेटर गो फॉर अ BIS रजिस्टर्ड ज्वेलर जहाँ पे सब चीजें HUID से रजिस्टर्ड है। ठीक है मैम, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा अंजलि सक्सेना है नोएडा से ही, कह रही है ऑनलाइन गोल्ड ज्वेलरी खरीदना कितना सुरक्षित हो सकता है? ये मुझे लगता है मैम बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, मेरे खुद के जहन में भी कई बार सवाल आता है जब ऑनलाइन चीज़ें देख रहे होते हैं, विंडो शॉपिंग काइंड ऑफ कर रहे होते हैं गोल्ड ज्वेलरी में, कि क्या खरीदना सेफ है, क्या सही प्रोडक्ट मुझे मिलेगा प्योरिटी के लिहाज से, जितने पैसे मैं पे कर रही हूँ क्या मुझे उतनी सेफ्टी यहाँ पर मिलेगी? यस, आजकल स्मार्ट तरीके से गोल्ड खरीदना सबको बहुत पसंद है। घर बैठे बैठे हम शॉपिंग कर लेते हैं। वी वांट 24/7 एनी टाइम वी वांट टू बाय गोल्ड, बीट एनी प्रोडक्ट। तो गोल्ड भी आजकल हम ऐसे ही खरीदते हैं। तो ऑनलाइन आप खरीदते हैं तो ये बहुत ध्यान रखें कि कैरेटेज कितना है, क्योंकि आजकल गोल्ड की प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी है पिछले 2-3 सालों में। तो इनफैक्ट 9 कैरेट की भी गोल्ड ज्वेलरी बिक रही है, 14 कैरेट की भी गोल्ड ज्वेलरी बिक रही है, जो आपको काफी लो प्राइसेस में मिलेगी। तो वो कैरेटेज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये देखिए कि आप किस ज्वेलर से खरीद रहे हैं। ऑनलाइन रिनाउंड ज्वेलर्स हैं, देयर लिस्ट ऑफ 8 to 10 रिनाउंड ज्वेलर्स आप ऑनलाइन देखेंगे, उनसे आप खरीदते हैं तो देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम। वहां पे हर चीज डिटेल में आपको वेबसाइट पे भी बताई गई होती है। बट अगर कोई न्यू ज्वेलर आपको स्कीम्स दे रहा है, मेकिंग चार्जेस में डिस्काउंट दे रहा है ऑनलाइन, तो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट जब तक नहीं बैठता लोग इतना नहीं खरीदेंगे। तो गो फॉर अ रिनाउंड ज्वेलर एंड ऑल्सो चेक कि कैरेटेज कितना है, और उस हिसाब से आप प्राइस कैलकुलेट करें कि ये इतने ग्राम्स के हिसाब से इतना कैरेटेज है तो इतनी प्राइस सही है कि नहीं। ठीक है मैम, चले तमाम सवाल हमने पिक कर लिए हैं। गोल्ड पर हमारी काफ़ी चर्चा हो गई है। अभी आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? साल के अंत तक गोल्ड कौन से लेवल टच करता हुआ नजर आ सकता है? मैम जाते जाते आपसे एक ही सवाल और रहेगा, अगर अभी किसी महिला के पास आज 5 लाख रुपए हैं निवेश के लिए, तो गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड ETF या फिर गोल्ड के किसी और प्रोडक्ट के बीच उन्हें एसेट एलोकेशन कैसे करना चाहिए? और ये 5 लाख रुपए वो गोल्ड में ही लगाना चाहती हैं। जी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि गोल्ड में भी आप डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कीजिए। 50% फिजिकल गोल्ड खरीदे, 50% डिजिटल गोल्ड, डिजिटल वे में आप गोल्ड खरीदें। जो 50% फिजिकली खरीद रहे हैं तो वो आपके कंजम्पशन के लिए है, तो आगे आपको उसकी कितनी जरूरत है उस हिसाब से आप बार पॉइंट्स खरीदें। आपको अगर रिसेंटली उसकी जरूरत नहीं है, अगर आपको घर पे शादी ब्याह है तो यस, ज्वेलरी फॉर्म में खरीदें। बाकी 50% आप डिजिटल वे में जो खरीद रहे हैं, आप उसमें गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपका थोड़ा लंबा नजरिया होना चाहिए, एटलीस्ट 3 to 4 years, तो आपके रिटर्न्स अच्छे बनेंगे। सो आई वुड से 50% बाकी जो गोल्ड ETFs में एंड डिजिटल गोल्ड में, उसमें भी आप आधा आधा कर सकते हैं। डिजिटल वे में अगर आप खरीदते हैं तो आपके पास ये भी ऑप्शन रहता है कि आप आगे चल के उसको रिडीम कर पाएंगे इनटू गोल्ड ज्वेलरी। तो गोल्ड ETFs में आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, बट यस, डिजिटल गोल्ड में आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आप आगे चल के रिडीम कर पाएंगे। सो आउट ऑफ 5 lakhs इफ आई हैव टू से, मैं कहूंगी 1.25 लाख आप बार्स एंड कॉइन्स खरीदें, 1.25 लाख की आप ज्वेलरी खरीदें, 1.25 लाख का आप गोल्ड ETF खरीदें एंड 1.25 लाख का आप डिजिटल गोल्ड खरीदें। तो ओवरऑल आपका हर तरह से मैच होगा। 25% सब में इन्वेस्टेड रहेंगे, डाइवर्सिफाइड रहेंगे, आप आगे चल के उसे यूज भी कर पाएंगे, फ्लॉन्ट भी कर पाएंगे एंड इन्वेस्टमेंट की तरह भी रख पाएंगे। ठीक है मैम, चलिए थैंक यू सो मच। और इस तरीके से मैम ने एलोकेशन बताया है, उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। पहले भी मैम ने कहा लमसम की बजाय अगर आप SIP के रूट के थ्रू जाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहता है जब बात गोल्ड इन्वेस्टमेंट की आती है। थैंक यू सो मच रनिशा मैम, आज के शो के लिए आपने समय निकाला और तमाम सवालों पर आपने बहुत ही अच्छे से बातचीत की। थैंक यू मैम।
चलिए, तो सावन में सोना खरीदना आस्था और परंपरा से जुड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन निवेश का फैसला हमेशा जानकारी और योजना के साथ भी होना चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी है जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है। गोल्ड तभी आपकी समृद्धि बढ़ाएगा जब आप सही विकल्प चुनेंगे, सही कीमत पर खरीदेंगे और अपने वित्तीय लक्ष्य फाइनेंशियल गोल के मुताबिक उसमें निवेश करेंगे। आज की शक्ति की समृद्धि से यही मैसेज मिलता है। शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले शो में आपसे होगी जल्द मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।